नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और वायदे के मुताबिक एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर प्राथमिक क्षेत्र के विकास से जुड़ी कुछ नवीन और रोचक जानकारियां। कार्यक्रम की आज की कड़ी में बातें करेंगे फलदार वृक्षों में छत्रक प्रबंधन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे बिहार में सलाद की व्यावसायिक खेती के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले देखेंगे अपना पहला सेगमेंट खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। रबी सब्जियों के लिए पहले से करें नर्सरी की तैयारी, भिंडी की फसल में करें रोग नियंत्रण और किसानों के लिए बेहद उपयोगी रोटावेटर। किसान भाई बहनों, यदि आप रबी मौसम में सब्जियों का उत्पादन करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए अभी से ही नर्सरी की तैयारी कर ले। सबसे पहले खेत की तैयारी कर ले। खेत की तैयारी में बायोपिट का प्रयोग करें। इससे समय पर पौधों की रोपाई हो पाएगी और आपको बेहतर उत्पादन मिलेगा। जो सब्जियों का प्रत्यारोपण होता है उसका नर्सरी तैयार करने का काम अभी से लोग शुरू कर सकते हैं। जिनके पास ऊपरी ज़मीन है वहाँ सीड बेड बना करके तैयार कर लें और उसमें एक एक बीज की बुआई करें। और जिनके पास अपलैंड नहीं है या फिर केवाल मिट्टी है, भारी मिट्टी है, उसमें बालू मिक्स करके वो हल्का सी मिट्टी करके उसके बाद सीड बेड बनाएं। और नहीं तो उसका अल्टरनेटिव ये भी है कि प्रो ट्रे का लोग यूज़ कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, यदि आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो इसमें रोग प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान रखें। भिंडी की फसल में येलो मोज़ैक वायरस का प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलता है, जो कि फसल को बर्बाद कर देता है। इसलिए यदि इससे संक्रमित कोई पौधा दिखे तो उसे सावधानी पूर्वक निकाल कर हटा दें, जिससे कि वह अन्य पौधों को संक्रमित न कर पाए। किसान भाई बहनों, आप में से कई लोग सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले रहे हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही कर्मठ सब्जी उत्पादक संतोष कुमार से, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और नेनुआ के उत्पादन से जुड़े हैं। आइए उनसे ही जानते हैं नेनुआ के उत्पादन से जुड़े उनके अनुभव। ग्राम विद्यापुर में खेती किए हुए हैं 1 बीघा में सब्जी का, और यही अभी सब्जी नेनुआ टूट रहा है। मोटा मोटी 1 बीघा में मान के चलिए कि 40,000 कम से कम लागत लगा हुआ है और दुगना का उम्मीद है। लेकिन देखिए अब क्या होता है, तो सब प्राकृतिक के ऊपर निर्भर किया जाएगा। मक्का की उन्नत या अधिक पैदावार लेने के लिए किसानों को उसको सही समय पर बोने, उपयुक्त खाद देने और समय पर पौधा संरक्षण उपाय अपनाने की ओर विशेष ध्यान देने के साथ साथ क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार मक्का की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए अनुमोदित देसी अथवा संकर किस्मों का प्रयोग किया जा सकता है। अवधि के आधार पर मक्का की किस्मों को 4 प्रकार में बांटा गया है। अति शीघ्र पकने वाली किस्में जैसे जवाहर मक्का 8, शीघ्र पकने वाली किस्में जैसे जवाहर मक्का 12, अमर आजाद, कमल चंद्रमणि, पूषा अर्ली, हाइब्रिड मक्का 1 आदि। मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में जैसे जवाहर मक्का 216, HM10, HM4, प्रताप 5, P 3441 आदि। देरी की अवधि में पकने वाली किस्में जैसे गंगा 11, त्रिशूलता, डेक्कन 101, डेक्कन 103 आदि। क्षेत्र के अनुरूप शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, गंगा 11, शंकुल और देवकी की किस्मों का प्रयोग किया जाता है। किसान भाई बहनों, रोटावेटर ट्रैक्टर के साथ कार्य करने वाली एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेतों में बीज की बुआई के समय किया जाता है। रोटावेटर मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेष को हटाने अथवा मिट्टी में अवशेषों का मिश्रण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रोटावेटर के उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार भी आता है। इसके अलावा धन, लागत, समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी बाढ़, जहां जानेंगे हरी सब्जियों की ताजा भाव। बैगन
3000 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 3200 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2500 रुपये प्रति क्विंटल, भेंडे 2200 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना नवीनतम तकनीकों के बारे में, ली जानकारी उपकरणों की, रूबरू हुए मौसम के मिजाज से और जाना मंडी का भाव भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस भेंट वार्ता के जरिए हम लेंगे जानकारी फलदार वृक्षों में छत्रक प्रबंधन के विषय में, जिससे कि वृक्षों का पूरा विकास भी हो पाए और अच्छा उत्पादन भी मिल सके। नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों में फलों के उत्पादन के तरीकों में कुछ विशेष बदलाव देखे गए हैं। अगर हम बात करें पुराने तरीकों से बागवानी के बारे में, तो फलों में अक्सर बड़े आकार के छत्र होने के कारण फलों के उत्पादन में काफ़ी कमी देखी जाती है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आज के समय में फलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी तकनीक है वह है छत्र प्रबंधन। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे फलदार वृक्षों में छत्र प्रबंधन के बारे में, और इस पर उचित जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन वामिनी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूर सराय में। मैम, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि ये छत्र प्रबंधन होता क्या है और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? मैं अपने किसान भाइयों को इस छत्र प्रबंधन के बारे में कुछ सलाह देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ये छत्र प्रबंधन होते क्या हैं। तो छत्र प्रबंधन जो है वृक्ष की बनावट को के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके माध्यम से उनके फल के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उनकी उत्पादकता क्षमता को भी बढ़ाई जा सकती है। प्रायः देखा गया है कि बड़े वृक्ष की तुलना में छोटे वृक्ष अधिक मात्रा में सूर्य को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण वृक्ष में वृद्धि के साथ साथ उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में और उनकी पैदावार के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता युक्त फलों को प्राप्त करने में बढ़ोतरी मिलती है। इस छत्र प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांत ये हैं कि अधिक संख्या और अच्छी गुणवत्ता युक्त फलों की प्राप्ति के लिए छत्र को एक बनावट के रूप में परिवर्तित करना ही छत्र प्रबंधन है। इस छत्र प्रबंधन के माध्यम से वृक्ष की संघाई तथा कटाई छटाई के साथ साथ उन्हें एक विशेष रूप दिया जाता है, जिससे उस रूप के आधार पे ही पेड़ की पत्तियां फैलती रहती हैं और ये हरी पत्तियां कार्बोहाइड्रेट और शर्करा बनाने में धूप के मात्रा को ग्रहण करती हैं। और जब ये वृक्ष धूप की मात्रा को ग्रहण करती हैं, इससे वृक्ष में वृद्धि भी होती है और अच्छी गुणवत्ता युक्त फल तथा उनकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। मैम, अगर वृक्षों को प्राकृतिक तरीके से फैलने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर प्राकृतिक रूप से वृक्षों को फैलने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अगर इन वृक्षों को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए, यह एक विवेकपूर्ण तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ये वृक्ष अधिक घने
हो जाएंगे या फिर इनका फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण एक दूसरे की टहनियाँ जो है वो आपस में टकराएंगी और अगर एक वृक्ष में अगर बीमारियां लगी होंगी तो उनकी वो बीमारियां दूसरे पौधे में भी वो चली जाएंगी, जिसके कारण उनको नियंत्रित करना काफ़ी कठिन होगा। इसलिए समय समय पे अगर इनको नियंत्रित किया जाए, इनके क्षेत्र को प्रबंधन के तौर पे कटाई छटाई के माध्यम से अगर नियंत्रित किया जाए तो इससे इनके घनत्व को रोका जा सकता है और इनको नियंत्रित किया जा सकता है। मैम, क्षेत्र प्रबंधन में कटाई छटाई के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? क्षेत्र प्रबंधन में कटाई छटाई के बहुत अधिक मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो ये पौधे की बनावट और वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा फसल के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। टहनियों को आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने और उनके अवरोध को रोकता है। दूसरा, पौधे के क्षेत्र को खुला रखता है। साथ ही साथ पौधे के आंतरिक हिस्से में धूप के पहुँच को नियंत्रित करता है। मैम, अगर वृक्ष घने होंगे तो उसके विपरीत प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है? अगर वृक्ष घने होंगे तो वहाँ निचले क्षेत्र में छाया रहने के कारण फल बनने में कमी आती है। इसलिए कटाई छटाई द्वारा यानी कैनोपी या क्षेत्र के प्रबंधन द्वारा वृक्ष के ऊपरी और निचले हिस्से तक धूप आसानी से पहुंच पाती है और इससे फल सतह में वृद्धि होने के फलस्वरूप ज़्यादा फल बनते हैं। और अगर फल ज़्यादा बनेंगे तो इनकी उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी और अगर उत्पादकता बढ़ोतरी होगी तो इससे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे और उन्हें ज़्यादा इनकम मिल सकता है। तो अगर वृक्ष को घने की बजाय अगर उनको एक प्राकृतिक बनावट दे दिया जाए, उनको एक रूप दे दिया जाए तो इससे वृक्ष की वृद्धि भी होगी और उन्हें अच्छे गुणों वाले फल के साथ साथ उत्पादन भी मिलेंगे। मैम, आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगी जिससे कि वह अपने बागवानी में क्षेत्र प्रबंधन कर सके, जिससे कि उन्हें दुगना मुनाफा प्राप्त हो सके? तो मैं अंत में अपने किसान भाइयों को ये समझाना चाहूँगी कि इस क्षेत्र प्रबंधन के माध्यम से वो अपने बागीचों को और भी अधिक वृद्धि के रूप में बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि उनके अगर सही समय पर इस क्षेत्र का प्रबंधन वो कर लेंगे तो उन्हें कई तरह की हानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस क्षेत्र प्रबंधन को सही समय पर करने से उन्हें अच्छे फल के साथ साथ अच्छे गुणों वाले फल और उनके उत्पादन में भी सहायता मिलेगी। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे किसान भाइयों को क्षेत्र प्रबंधन के बारे में इतनी लाभकारी व महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है
और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। जानकारियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, क्योंकि बारी है एक और साक्षात्कार की, जहां अपने विशेषज्ञ से हम जानने का प्रयास करेंगे बिहार में सलाद वाली फसल की व्यावसायिक खेती के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। आप बहुत पुराने समय से खीरा, मूली, गाजर जैसे सलाद वाली फसलों को उगा रहे हैं,
यह सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं, बड़े बड़े होटल और रेस्तरां में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इसकी डिमांड कितने बड़े पैमाने पे है। ज़रूरत आज इस बात की है कि इसका व्यावसायिक तरीके से उत्पादन करने की। अगर आप व्यावसायिक तरीके से इन सलाद वाली फसलों का उत्पादन करते हैं तो आपका बहुत आमदनी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में सलाद वाली फसलों की व्यावसायिक खेती के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं ICAR पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर तन्मय कोले। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि जब आप किसानों को ये कह रहे हैं कि उनको व्यावसायिक खेती करनी चाहिए इन सलाद वाली फसलों का, तो वो क्या परिवर्तन करें? वो तो पहले से गाजर मूली जैसे फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सिफारिश करते हैं कि किस तरह से सुधार करें या कोई नया तौर तरीका अपनाएं? दिनेश जी, आप सही प्रश्न पूछे हैं। किसान पहले से ही ये सलाद वाली क्रॉप उगा रहा है, लेकिन समय के मांग से आजकल नया टाइप का सलाद क्रॉप आ चुका है। जैसे मूली में अलग अलग कलर, जैसे गुलाबी जामुनी रंग का मूली आया है, और गाजर में काला, लाल रंग, इवन येलो, वाइट और रेनबो कलर का गाजर आ चुका है। तो ये सब जो कलर्ड गाजर है, इनका हेल्थ बेनिफिट है। इसमें डाइटरी फाइबर रिच भी होता है और बायोएक्टिव कंपाउंड रहते हैं। उसके वजह से जो हमारा न्यू जेनरेशन, हेल्थ कॉन्शियस जेनरेशन, वो इसको खरीदना चाहते हैं और इसका अच्छा मार्केट भी तैयार हो रहा है। डॉक्टर कोले, जब आप ये कहते हैं कि उनको रंगीन मूली या गाजर उगाना चाहिए, तो क्या इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे बीज है या इसका खेती करने का तौर तरीका है, ये क्या वही है या इनको बीज का कोई नया रूप है जिनको लेना चाहिए? हाँ दिनेश जी, एक्चुअली ये सब जो अलग अलग रंग का मूली गाजर होता है, इसका किस्म जो होता है अलग, तो इस किस्म आपको मार्केट में नेचुरली मिलेगा नहीं, लेकिन हमारा ICAR का संस्थान ये अलग अलग किस्म का वैरायटी डेवलप किया है। ये बीज ICAR के पास मिलेगा। ये ICAR का मेन सेंटर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा कुछ वैरायटी, जैसे पूसा असीता काली रंग का गाजर है, पूसा कुल्फी येलो कलर का गाजर है, इस तरह बहुत सारा अलग अलग कलर का गाजर और मूली का वैरायटी डेवलप किया है। तो इस तरह आपको अगर चाहिए तो आप डायरेक्टली दिल्ली में जो कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप अगर वहाँ मिलेगा नहीं, आप मेरे से यहाँ ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स पटना में आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर कोले, चूँकि किसानों के लिए एक नई बात बता रहे हैं आप और उनके लिए बहुत आर्थिक तौर पे मजबूत करने वाली बात है, ऐसे में उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि भारत में या बिहार में ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ इस तरह के चीज़ों का मांग हो, जहाँ वो बेच सकें? अभी जो बिहार में प्रेजेंट सिचुएशन में जितना होटल है और जहाँ मॉल कल्चर हुआ, जहाँ लोग थोड़ा सा आर्थिक सच्छलता आया है जिनके पास, वो लोग भी ये हाई पिगमेंटेड जो मटेरियल के लिए पैसा देने के लिए तैयार है। जैसे हमारा पटना में इनकम टैक्स के सामने में बहुत सारा वेजिटेबल्स जो होता है, इवन 400-500 रुपया केजी कलर्ड वेजिटेबल बिकता है। तो देयर इज़ ह्यूज ऑफ स्कोप बिहार में है, बस आप उस स्कोप को ग्रैब करना चाहिए। डॉक्टर कोले, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई किसान हैं जो ऑफ सीजन, मतलब जब उसका समय नहीं है तब उसका खेती करते हैं, खासतौर पे सलाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो यह भी एक उनके आर्थिक तौर पे उनको मजबूत करने का तरीका है। तो हमारे किसानों को आप ये बताएं कि ऑफ सीजन वाली जो सलाद की फसलें हैं उसको उन्हें कब लगाना चाहिए और किस तरह लगाना चाहिए? ऑफ सीजन में बिहार में लाल गाजर का बहुत डिमांड रहता है, लेकिन लाल गाजर एक कैविटी स्पॉट बोल के एक डिजीज़ होता है, क्योंकि अगर बरसात हो जाएगा तो क्या होता है, उसमें स्पॉटिंग होता है। तो इसके लिए हमारा ICAR एक वैरायटी डेवलप किया जिसका नाम है पूसा वृष्टि। लाल रंग का गाजर है और उसको सोइंग टाइम है अगस्त और अर्ली सितंबर। तो उनको सोइंग करें तो आपको दिवाली छठ तक ये गाजर तैयार हो जाते हैं और इस समय में किसान को बहुत अच्छा दाम मिलता है। इसके लिए अलग कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, बस वैरायटी नया किस्म जो होता है यही मेजर रोल प्ले करते हैं। सर, जब हम रंगीन मूली गाजर की बात कर रहे हैं तो ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से
इसका क्या लाभ है आम जनों के लिए भी और किसान के लिए भी? ये जो कलर्ड मूली और गाजर रहता है, इसमें कैरोटीनॉइड्स और एंथोसायनिन नामक 2 यौगिक रहते हैं, जो ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, हमारा डिफरेंट डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ से बचाते हैं। तो हमारा आज WHO रिकमेंडेशन के अनुसार हम लोगों को एवरीडे कलर्ड वेजिटेबल खाना चाहिए, जो हमारा ये सब डिजेनरेटिव डिजीज़ से बचा सकते हैं। डॉक्टर कोले, आज आप कार्यक्रम में आए और विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और भी नई जानकारियाँ, नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे फिर हाजिर। मिलेंगे आपसे कुछ नए तथ्यों को लेकर। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।